नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। लाई हूँ एक नई पुस्तक, कहानी संग्रह बाइज्जत बरी, और इसके रचयिता हैं मधुकांत जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपरबैक में 2026 में प्रकाशित हुई है। मूल्य 225 रुपये, पृष्ठ 112। इंडियन नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा से आई है। परिचय देना चाहूंगी मधुकांत जी का। सांपला में जन्मे, रोहतक निवासी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त साहित्य सम्मान व महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान मिल चुका है। 222 मौलिक व संपादित पुस्तकें आ चुकी हैं। उपन्यास, लघु कथा, नाटक, कविता, कहानी, व्यंग, निबंध, संस्मरण, दोहा, किशोर साहित्य, बाल साहित्य, संपादन, अनुवाद, इंदिरा स्वप्न रचनावली के 18 भाग, ये सब इनकी विधाएं हैं। नाट्य रूपांतर, पत्रावली इनकी विधाएं हैं। सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, स्वतंत्र लेखन करते हैं, रक्तदान सेवा करते हैं, प्रज्ञा साहित्यिक मंच के संरक्षक हैं। तो देखा दोस्तों आपने, कितना बड़ा परिचय है इनका। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया अखिल भारतीय प्रेरणा साहित्य एवं शोध संस्थान कुरुक्षेत्र के सभी सहयोगी साहित्यकारों को। अब मैं बात करती हूँ आत्मकथ्य की। तो इन्होंने लिखा है कि जीवन का हर मोड़ एक कहानी है और हम सब अपने जीवन के महान उपन्यास के नायक हैं। बाइज्जत बरी आपको याद दिलाएगा कि कैसे छोटे से छोटे क्षणों का भी हमारे अस्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह संग्रह आपको आपके भीतर के मनुष्य से मिलाने की एक विनम्र कोशिश है। जी दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं समीक्षा की बात करती हूँ। तो इसमें 11 कहानियां हैं जो अलग अलग विषयों पर केंद्रित हैं, प्रेरक हैं, कुछ शिक्षाप्रद हैं, कुछ विचारोत्तेजक हैं, कुछ समाज को आईना दिखाती हैं, मन की कुत्सित भावनाओं को शांत भाव से उजागर करती हैं। ये कहानियां तीखे तेवर की नहीं, अपितु धीर गंभीर सरोकारों की हैं। साहित्यकार, शिक्षक, स्त्री, पति पत्नी, कैदी, मास्टर, ये सभी पात्र हैं इन कहानियों के। इनके इर्द गिर्द कहानियां बुनी गई हैं। बस छिटपुट प्रूफ की मुझे अशुद्धियां लगी और संवादों में तत्सम या आम बोलचाल की भाषा के स्थान पर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो नहीं होना चाहिए। इससे कथोपकथन पात्र अनुकूल नहीं लगते। बस यही मुझे कहना था। अब बात करते हैं रोचक कहानियों की। बाइज्जत बरी, ये शीर्षक कहानी है। ऐसी कहानी है जो झकझोर कर रख देती है। न्याय प्रणाली पर जोरदार चोट है कि एक निरपराध निर्धन नौकर अपने मालिक जमींदार के पुत्र के अपराध को अपने सिर लेता है और 32 वर्ष बाद रिहा कर दिया जाता है। कितनी गलत बात है ये। हमारी न्याय प्रणाली को अपने आप में जल्द से जल्द सुधार लाना होगा। अगली कहानी है निव्या का विवाह। आत्मनिर्भर, हिम्मती, समझदार निव्या अपने विवाह पर घटी दुर्घटना को कैसे संभाल लेती है, ये कहा गया है इसमें। और देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि इनके पात्र युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं। तो इन्होंने हर एक पात्र को लेकर कहानी रची है। अगली कहानी की बात करते हैं, बुढ़ापा जिंदाबाद। मुझे बहुत अच्छी लगी। अकेले रहकर भी कोई कैसे खुश रह सकता है, लेकिन इसकी जो पात्र है वो रहती है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो सबका वृद्धावस्था जो है वह सुनहरी हो जाए। अगली कहानी की बात करते हैं, सृजन का उबाल। ये तो इन्होंने मेरे मन की बात कही। मुझे लगता है मेरे नहीं, जो साहित्यकार बंधु हैं सबके मन की बात कही है। इसमें यही बताया कि जो मुख्य पात्र है वो सृजन के लिए नौकरी से त्याग पत्र दे देता है, क्योंकि हम लोगों के जीवन में भी ऐसा ही कुछ घटित होता है। सृजन त्याग मांगता है, समय मांगता है, निष्ठा मांगता है। तो मुझे लगता है कि एक जो सृजनकार है, जो सर्जक है, वही इस कहानी के मर्म को बेहतर समझ पाएगा। अगली कहानी मास्टर डमीलाल। इस सच में इन्होंने बहुत एक ऐसी कहानी लिखी है जो स्कूलों में अध्यापकों द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है वो बताया है इसमें। पोल खोली है कि कैसे अपनी जगह दूसरे मास्टर को एक मास्टर भेज देता है और जो तनख्वाह होती है उसका कुछ हिस्सा उस डमी मास्टर को देता है। ये कितनी गलत बात है। ये हम लोग अपने पेशे के प्रति ईमानदार नहीं होते, इस कहानी में बताया गया है। एक है बहुत याद आए, मास्टर प्रीतम पाल। देखिए दोस्तों, इसमें इन्होंने बताया कि गणित के मास्टर से चिढ़ होती है। मुझे भी थी, सच बताऊं तो मुझे भी गणित बहुत पसंद नहीं था। मेरा विषय अकाउंट्स था, लेकिन गणित तो मैं घबराती थी। इसमें यही बताया गया है कि वो जो एक पात्र है वो अपने अध्यापक से घबराता है, चिढ़ता है, लेकिन बहुत बाद में
उसे याद आता है जब वो बिजनेस नहीं संभाल पाता कि काश उसने मास्टर प्रीतम लाल की बात सुनकर गणित में रुचि दिखाई होती। ये एक सबक है। और आदर्श विवाह चार्टर है, ये एक आदर्श कहानी है। वैसे बहुत मुश्किल से ये होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानती। आडंबर रहित विवाह दूल्हा दुल्हन दोनों जिद करके करते हैं, तो इसके लिए तो एक हिम्मत होनी चाहिए, एक समाज से टकराने का एक जज्बा होना चाहिए। ये कहानी उस पर आधारित है। एक अगली कहानी है विद्यासागर जिंदा रहेगा। बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे। धनवान सिंह और विद्यासागर दोनों मित्र होते हैं। इसमें यह बताया धनी तो मर जाएगा क्योंकि उसकी दौलत जायदाद सब आपस में बट जाएगी, लेकिन विद्यासागर जो एक लेखक है वो हमेशा जिंदा रहेगा। अपने किताबों में कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में होगा, कोई उस पर शोध करेगा। तो सच में दोस्तों मुझे लगता है ये हम सब साहित्यकारों की कहानी कही है इन्होंने। अच्छी कहानी। अकेले होने का अर्थ भी बड़ी प्यारी कहानी है। 75 साल के जो पति पत्नी हैं इकट्ठे रहते, बोर हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम क्यों बोर होते हैं, क्यों ना हम वो काम करें जो हम चाहते हैं करना। वो फिर से चंचलता आए उनमें, उत्साह भरे। पति प्रेम कविताएं लिखता है और पत्नी पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। ऐसे खोटी बेटी एक कहानी है। घर से भाग जाती है बेटी, विजातीय विवाह नहीं करते उसके माता पिता। बाद में वो जज बन जाती है तो उसके पिता और भाई उसको माफ़ कर देते हैं। और आखिरी कहानी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, एक साहित्यकार की मौत। इसमें बताया कि साहित्य अकादमी के निदेशक बन जाने पर साहित्यकार कैसे मजबूर हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं साहित्यकार स्वतंत्र है तभी सृजन कर पाएगा। वो जहाँ दबाव हो, समझौते की बेड़ियां पड़ी हो, वो मर जाएगा। इसमें इसी बात को रखा गया है कि एक साहित्यकार जब बंदिशों में आता है तो वह साहित्य सृजन नहीं कर पाता। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इन्होंने बड़ी अच्छी कहानियाँ कही हैं और आप सब लोगों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। आप खरीद कर पढ़िए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको समीक्षा पसंद आई है तो आपकी ये जो टिप्पणियां हैं, आप कमेंट्स लिखते हैं, मुझे इंतज़ार रहता है इनका। तो दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। और यह चैनल आप लेखकों के लिए ही मैंने बनाया है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।